दोस्तों, एक महिला अपनी जवान बेटी को घर पर छोड़कर प्रयागराज जाती है, महाकुंभ में स्नान करती है और गंगा माँ से दुआएं मांगती है। वह कहती है कि हे माँ, अगर मेरे परिवार की परेशानी किसी तरीके से आप हर लें, तो फिर मैं यहाँ पर दोबारा डुबकी लगाने के लिए जरूर आऊंगी। वह अपनी जवान बेटी के लिए आशीर्वाद मांगती है, लेकिन उस महिला को नहीं पता था कि जिस बेटी के लिए वह दुआएं कर रही है, उस बेटी का उसके ही घर में दो लोग क्या हाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, जिस बेटी के सहारे वह अपने घर को छोड़कर आई थी, उसे नहीं पता था कि मैं वहां पर जाऊंगी तो मुझे मेरी बेटी किस हाल में मिलेगी। दोस्तों, एक जमाने को सीख देने वाली ये कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इरफान और आप देख रहे हैं इंडियन फेल स्टोरी। तो ज्यादा बात ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो कहानी है बिहार के लखीसराय की है। आजकल जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और इस महाकुंभ में देश के हर कोने कोने से कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां से 100-200 लोग महाकुंभ में नहाने के लिए ना आ रहे हों। दोस्तों, ऐसे ही वह महिला भी थी, अपने गांव से कुछ लोगों के साथ प्रयागराज जाने के लिए तैयार हो जाती है, अपनी बेटी से, जिस बेटी का नाम कल्पना होता है। दोस्तों, कल्पना एक बदला हुआ नाम है। कल्पना की उम्र जो होती है वह 21 से 22 साल की उम्र होती है। वह उससे कहती है और अपना सामान वगैरह पैक करती है और कहती है कि ऐसा है, मैं महाकुंभ में जा रही हूँ नहाने के लिए। घर पे तुम जो है दादी का ख्याल रखना और उनके साथ ही रहना, कहीं इधर उधर मत जाना। लेकिन वो जो बेटी होती है कहती है कि मैं घर पे अकेली रहूंगी, मेरे पास फोन वगैरह है नहीं, मैं अगर तुमसे बात करना होगा तो कैसे बात करूंगी, मुझे पहले एक मोबाइल फोन दिलवा कर जाओ। तो वो कहती है ठीक है। अब दोस्तों जाती है, एक सादा मोबाइल लेकर वो उसकी माँ आती है, जो 1200-1400 रुपए का फोन होता है, वो जो है कल्पना को दे देती है और कहती है कि मैं जा रही हूँ, घर का और दादी का ख्याल रखना। दोस्तों, उसके बाद वो महिला अपने गांव वालों के साथ में महाकुंभ नहाने के लिए चली जाती है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वह जाती है, इधर कल्पना जो लड़की होती है वह एकदम से आजाद हो जाती है। उसकी बातचीत एक लड़के से चल रही थी, जिस लड़के का नाम करण होता है और उसके गांव से लगभग 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पर उसका गांव होता है। एक मायने में उसका वो बॉयफ्रेंड होता है। जो उसका बॉयफ्रेंड होता है उसके घर पर भी उसका आना जाना था, क्योंकि परिवार में ये हुआ था कि करण से उसकी शादी होने वाली है, इसलिए जो है करण कभी कभार उसके घर पर आता जाता था। वो उसी के ही परिचित में किसी रिश्तेदार में आता था। तो कल्पना जो है वह करण से बात करती है और कहती है कि अच्छा मौका है, अभी तक तुम दिन में आते थे, मुझसे मिलते थे, क्योंकि कभी कभार उन दोनों में मौका मिल जाता था, क्योंकि उसकी शादी होने वाली थी। तो दोस्तों, वो कुछ अपना रिलेशन को भी आगे बढ़ा चुके थे। तो कहती है अभी तक तो तुम दिन में मिले हो, जितनी बार भी मिले हो, क्या तुम रात में नहीं मिलोगे? करण कहता है क्या बात कर रही हो? तो कहती है कि मैं सही कह रही हूँ। माँ जो है वह महाकुंभ में नहाने के लिए गई हैं, स्नान करने के लिए गई हैं और अब हो सकता है कहीं 2-4 दिन बाद ही माँ आएंगी। तो बहुत ही अच्छा मौका है। घर में दादी अकेली हैं, उन्हें न ज्यादा दिखाई देता है और न ज्यादा सुनाई देता है। तो इसलिए तुम जो है अगर हो सके तो आ जाओ और मैं तुम्हारा घर पर इंतजार करूंगी। करण कहता है कि ठीक है, क्यों नहीं आऊंगा। अब दोस्तों, जैसे ही शाम हुई, रात हुई, जल्दी जल्दी कल्पना ने खाना बना लिया। उसके बाद अपनी दादी को भी खाना खिला दिया, अच्छे से उनको सुला दिया और फिर उसके बाद वह करण का इंतजार करने लगी। अच्छे से लाली लिपस्टिक मेकअप करके वह तैयार हो गई। दोस्तों, कुछ देर के बाद करण आ जाता है, लेकिन वह अकेला नहीं आता है, उसके साथ एक उसका दोस्त भी आता है जिसका नाम विशाल होता है। उसको देखते ही कल्पना सोचने लगती है, उससे कहती है कि यह कौन है, इसको क्यों लेकर आए हो? तो दोस्तों, वो कहता है कि यह मेरा दोस्त है, जैसे मैं हूं वैसे ये भी है, इसका नाम विशाल है, हमारे और इसमें कोई फर्क नहीं है। तो कल्पना कहती है कि ठीक है, तुम्हारे इसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन तुम इसे लेकर क्यों आए हो? मैं तो तुम्हें अकेले बुलाई थी, इसका यहाँ पर क्या काम है? दोस्तों, उसके बाद करण जो उससे कहता है, उसे सुन करके उसका दिमाग खराब हो जाता है। वह कहता है कि यह समझ लो
हमारे इसमें कोई फर्क नहीं है। आज हम लोग जो भी करेंगे तीनों मिलकर करेंगे। अब दोस्तों इतना सुनते ही जो कल्पना थी वह बौखला जाती है, कहती है कि क्या बात कर रहे हो, मतलब क्या है तुम्हारा? मैं कोई खाने वाली चीज नहीं हूँ, बांटने वाली चीज नहीं हूँ जो तुम इसके साथ मुझे मिलकर बांटोगे। और हमारी तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है ऐसी बात करते हुए? तो कहता है यार मैं तुमसे कह रहा हूँ कि हमारे और इसमें कोई फर्क नहीं है, ये तो मेरा जिगरी यार है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और ऐसे भी तुम्हारा क्या चला जाएगा अगर तुम ऐसा कुछ कर दोगी? तो अब दोस्तों वह एकदम से बौखला जाती है, झल्ला जाती है, उसका दिमाग खराब हो जाता है। दोस्तों वह कहती है कि अभी यहाँ से तुम फौरन ही चले जाओ और मैं तुम्हें देखना तक नहीं चाहती। लेकिन वो जो है उससे रिक्वेस्ट करने लगता है, कहता है मान जाओ बेबी। लेकिन दोस्तों वो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थी। वह बोलती है कि मैं नहीं जानती इसको, अभी तुमको यहाँ से जाना ही होगा। फिर वो कहता है अच्छा ठीक है, ये यहीं कहीं सो जाएगा दूसरे किसी कमरे में। लेकिन कल्पना मानती नहीं है, कहती है बिल्कुल नहीं, और तुम भी चले जाओ, तुम्हारा भी काम नहीं है। लेकिन दोस्तों वह कहता है कि ठीक है, इतने ठंड में हम आए हैं, कम से कम चाय पानी तो पिला दो, कुछ बनाकर हम लोगों को पिला दो, इतनी ठंड लग रही है और अभी ये चला जाएगा। अब दोस्तों वह जाती है, चाय बनाती है, बिस्कुट लाती है। उसके बाद वो दोनों बैठकर वहां पर बातें करते हैं। विशाल कहता है कि यार तू तो कह रहा था कि बड़ी आसानी से मान जाएगी, तेरी हर बात को मानती है और यहाँ पर तो यार ऐसे नखरे दिखा रही है। वह कहता है कि कोई बात नहीं यार, तू जो है यहाँ से चला जा। लेकिन वह कहता है कि मैं क्यों जाऊं यार, इतना पैसे मैं खर्च किया हूँ और तेरे साथ आया हूँ, मैं क्यों चला जाऊं, मैं नहीं जा सकता। उधर वो चाय बना रही थी, इधर ये दोनों बातें कर रहे थे। दोस्तों कुछ देर में चाय भी बन जाती है, उसके साथ में बिस्कुट को भी लाती है। उसके बाद वो उन दोनों के सामने लाकर रख देती है। लेकिन जो कल्पना थी वह गुस्से से मुंह फुलाई हुई थी। किसी तरीके से दोनों चाय पीते हैं, उससे भी कहते हैं कि तुम भी पी लो, तो वो भी पीती है। और उसके बाद जब चाय पीते हैं तो वो कहती है कि ठीक है, अब तुम दोनों जाओ। लेकिन दोस्तों अब वो दोनों लड़के जाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे, जाने के लिए आए ही नहीं थे। वह कल्पना से कहते हैं कि आज हम लोग नहीं जाएंगे और तुम्हारी मुझसे शादी होने वाली है, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा अगर तुम नहीं करोगी तो मैं तुमसे शादी भी नहीं करूंगा। कल्पना कहती है कि मुझे खुद तुमसे शादी नहीं करनी है, तुम्हारी ऐसी सोच है, जो हुआ सो हुआ। अब हम दोनों के बीच में, अब आज से हमारे बीच में कुछ नहीं रहेगा, तुम यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम्हारी खैर है। लेकिन दोस्तों जो करण था उसका हाथ पकड़ लेता है और कल्पना इस पर कहती है कि तुम मेरा हाथ छोड़ो वरना मैं शोर मचा दूंगी। अभी पास पड़ोस के जो भी हैं मैं उनको बुला लूंगी, दादी को बुला लूंगी। अब इतना सुनते ही दोस्तों बौखला जाता है और उसके बाद उसको धक्का देता है। उसके घर के अंदर में एक बिस्तर लगा हुआ था, उस पर उसको ले जाकर पटक देता है। और वह जो लड़की होती है वह शोर मचाने की कोशिश करती है, तो उसके मुंह पर वह हाथ रख देता है। और उसके बाद दोस्तों पूरी तैयारी के साथ वो लोग आए थे। वो दोस्तों उसके दुपट्टे से या फिर शायद उसकी माँ की साड़ी थी, उससे उसका हाथ पैर सब बांध देते हैं, मुंह में कपड़ा ठूंस देते हैं ताकि वह कुछ शोर न मचा पाए। और उसके बाद दोस्तों वह पूरी तरीके से असहाय हो जाती है। जब वह असहाय हो जाती है तो ये दोनों जो है ड्रिंक वगैरह लाए थे उसको पीते हैं। और फिर उसके बाद दोस्तों जिस काम के लिए आए थे बारी बारी से उसके साथ हैवानियत करते हैं, उसके साथ में संबंध बनाते हैं। अब दोस्तों कल्पना कितना झेलती, कुछ देर में वह बेहोश हो जाती है। उसके बाद फिर ये लोग ड्रिंक करने लगते हैं, फिर वो होश में आती है। इस तरीके से वह लोग उसके साथ में जो है दरिंदगी की सारी हदें पार कर रहे होते हैं, उसको रात भर नोचते रहते हैं। और जो कल्पना होती है उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसके बगल वाले कमरे में उसकी जो दादी थी, उनको ये भी नहीं पता था कि मेरे बगल के कमरे में मेरे चंद कदमों की दूरी पर उस लड़की के साथ क्या हो रहा था। दोस्तों उन्हें जरा भी इस बात का अंदाजा नहीं था। ये लोग उसके साथ जितना मर्जी जो कुछ भी कर सकते थे मनमानी किए। और उसके बाद दोस्तों जब सुबह होने वाली थी, सुबह होने से पहले करण कहता है कि यार अब चल निकलते हैं। तो दोस्तों जो उसका दोस्त होता है, जो विशाल होता है, वह कहता है इसका क्या करें। दोस्तों उस समय जो कल्पना थी वह बेहोश थी, तो वह कहता है कि यार बेहोश है, चल इसका गला दबा देते हैं, नहीं तो ये उठेगी हम लोगों को फंसा देगी, शोर मचाएगी तो फिर क्या होगा।
लेकिन जो करण था वह कहता है कि यार जब आदमी बेहोश हो जाता है उसके बाद जब होश में आता है तो फिर उसे कुछ याददाश्त पिछला नहीं रहता है, उसके साथ क्या हुआ उसे कुछ पता नहीं रहता है। यही बात कहता है कि यार कैसी बात कर रहा है तू, तुझे ज्यादा चढ़ गई है, ऐसे थोड़ी ना होता है कि बेहोश होने के बाद आदमी होश में आएगा तो उसके साथ क्या हुआ सब कुछ भूल जाएगा। लेकिन करण कहता है नहीं यार, मैंने सुना है इस तरीके से कि एक बार बेहोश हो जाता है आदमी। अब इस तरीके से वह दोनों इस टॉपिक पर बहुत देर तक बात करते हैं और फिर पी पी के इतना वो नशा कर लेते हैं कि फाइनली ये कहते हैं कि चल ठीक है यार, अगर वो सारा कुछ भूल जाएगी और वैसे भी होश में भी आएगी तो किसी से कुछ कहेगी नहीं, क्योंकि मैं तो उससे शादी करने वाला हूँ। यही सब वो फाइनली डिसीजन लेते हैं और उसके बाद वहां से वो लोग दोनों चले जाते हैं। उसके घर से दोस्तों वो लोग निकल जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं और कल्पना जो है दोस्तों उसी हालत में ऐसी पड़ी रहती है, इधर उधर लुढ़क कर हिलती डुलती है, लेकिन वह कहीं कुछ कर नहीं पाती है, जा नहीं पाती है, चल नहीं पाती है और दोस्तों वह ऐसे ही पड़ी रहती है। सुबह जब होती है तो उसकी दादी उसका इंतजार करती है कि अभी तक उठी नहीं, क्या बात है, क्योंकि वह सुबह में जल्दी उठ जाती थी, उसकी माँ भी जल्दी उठ जाती थी, लेकिन माँ तो थी नहीं, महाकुंभ में नहाने के लिए गई थी। तो दादी जो है वह सुबह उठ जाती है और उसके बाद थोड़ा थोड़ा जब सुबह हो जाती है, जब सुबह हुआ तो जाती है कमरे में, देखती है तो कल्पना की हालत देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें समझने में देरी नहीं लगती है कि आखिर कल्पना के साथ में हुआ क्या है। फिर वह उससे पूछती है, उसका जो हाथ पैर बंधा था सब खोलती हैं, मुंह से कपड़ा निकालती हैं, उससे पूछती हैं कि कौन था, क्या हुआ तुम्हारे साथ, कौन आया था यहाँ पर। तो दोस्तों फिर वह रोने लगती है और उसके बाद बताती है कि करण आया हुआ था। अब जैसे ही करण का नाम सुनती है तो कहती है कि क्या बात कर रही है, करण क्यों ऐसा तुम्हारे साथ करेगा, तुम्हारी तो उससे शादी होने वाली है। लेकिन कल्पना ने रोते हुए कहा कि नहीं, उसने ऐसा ही किया है। फिर दोस्तों उसकी दादी उसे समझाती है जो भी कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन अब इस बात को यहीं पर भूल जाओ, किसी से कुछ मत कहना, और क्योंकि उससे तुम्हारी शादी होने वाली है। लेकिन दोस्तों कल्पना फिर जो कहती है वह कहती है कि वह अकेला नहीं आया था, उसके साथ में उसका एक दोस्त भी आया था और उन दोनों ने मिलकर ये सब कुछ किया है मेरे साथ। अब दोस्तों जैसे ही उसकी दादी यह बात सुनती है कि वो एक नहीं दो लोग थे, तो फिर उनका पारा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वो उसका हाथ पकड़ती है और फिर कहती है कि चल पुलिस स्टेशन चलते हैं। वो कहती है कि माँ को फोन कर देती हूँ। दादी कहती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, पहले चल पुलिस स्टेशन चलते हैं। दोस्तों उसके बाद वो दोनों लोग पुलिस चौकी पर जाते हैं और वहां पर सारी कहानी अपने साथ जो बीती थी उसको पुलिस वाले को बताते हैं। और अब उस पुलिस वाले को भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें। हाल फिलहाल जो पुलिस वाले होते हैं उन दोनों को वहीं पर बिठाते हैं और उसके बाद वह वहां से फौरन निकलते हैं, क्योंकि दोस्तों जो करण था और जो विशाल था दोनों रात भर के जगे थे, तो इसलिए वह अपने घर पर गए। तो वहां पर दोनों चैन की नींद सो रहे थे कि हमारा जैसे कुछ होगा ही नहीं, उन्होंने जैसे कुछ किया ही नहीं है। दोस्तों पुलिस जाती है और उन्हें सोते हुए दबोच लेती है, उसके बाद उन्हें उठा करके थाने में लाकर पटक देती है और उसके बाद उनसे पूछताछ करती है। वह लोग अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं, भाग कर कहाँ जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों कल्पना की माँ को फोन लगाया जाता है कि आप अपने घर पर आ जाइए, घर पर ऐसी ऐसी बात हो गई है। दोस्तों उसकी माँ जो है वहां पर रोने लगती है, अपने गांव वालों का साथ छोड़ करके कहती है कि मुझे घर जाना है, मुझे इमरजेंसी आ गई है, मेरे घर पे कोई ऐसी बात हो गई है। हालांकि वहां पर यह नहीं बताती है कि हुआ क्या है, लेकिन वह कहती है क्योंकि जो उसके पति थे वह गुजरात में रहते थे, काम करते थे, तो कहती है कि उनकी तबीयत खराब है और वह घर पर आए हैं तो मुझे भी जाना ही होगा। अब दोस्तों इसीलिए वह तुरंत आती है और जब घर पर अगले दिन पहुंचती है, क्योंकि वहां से 500-600 किलोमीटर की दूरी है प्रयागराज की, तो जब वह घर पर पहुंचती है तो अपना सर पकड़ लेती है, अपना माथा पीटने लगती है कि मैंने अपनी बेटी पर क्यों भरोसा किया। और कल्पना भी अपना सर पीटती है कि मैंने करण पर क्यों भरोसा किया। अब दोस्तों पुलिस उन दोनों को पकड़ती है, मारती है, पीटती है। उसके बाद जो है करण से पूछती है कि जिस लड़की को तुझ पर इतना भरोसा था, तेरी उससे शादी होने वाली थी, तूने उसके साथ ऐसा काम क्यों किया? अगर उसने तुझे बुलाया ही था तो तू अपने दोस्त को लेकर क्यों गया? इस पर जो करण था वह कहता है क्योंकि मेरा वह जिगरी यार था, उसी ने सारे पैसे खर्च किए थे, इसीलिए मैं उसको वहां पर लेकर गया था और कोई बात नहीं है।
और अभी भी मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, इस बात पर जो पुलिस वाले होते हैं करण को उसी बात पर और मारते हैं। कल्पना से पूछते हैं, कल्पना कहती है बिल्कुल नहीं, और इसने जो किया है इसकी सजा इसको मिलनी चाहिए। दोस्तों, कल्पना क्या, दुनिया की कोई भी लड़की ऐसे लोगों को माफ नहीं करना चाहेगी। जिस तरीके की हरकत कल्पना के साथ उसने किया था, हाल फिलहाल उसे उसके साथ जो है विभिन्न धाराओं में उस पर FIR दर्ज कर लिया जाता है। तो दोस्तों, ये रही कहानी, गलती किसकी थी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर जरा सा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं था, न ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना था, बस लोगों को जागरूक करना था। दोस्तों, किसी पर इतना भी भरोसा न करें जिससे आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।